गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इन्वायरमेंट साइंस, यानी कि पर्यावरण विज्ञान का एक चैप्टर। ये यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर क्लास बीए फाइनल, बीएससी फाइनल और बीकॉम फाइनल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उनके सिलेबस के अंदर भी है। तो हम बात करते हैं आज सबसे पहले द कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि जो पर्यावरण है उसका मतलब क्या है, ये कंसेप्ट क्या है इसका, और इसके और जो रिलेटेड एस्पेक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि जो इन्वायरमेंट शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का है और वहां पर इसको इन्वायरमेंट के नाम से जाना जाता है, और इसका मतलब होता है टू सराउंड, यानी कि जो पर्यावरण है वो हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसको हम बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो परि प्लस आवरण। परि मतलब हमारे जो चारों ओर है, ठीक है, पर्यावरण, और आवरण जो घेरे हुए हैं। इस प्रकार से हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम जहां पर भी रह रहे हैं, वहां का जो आसपास का जो वातावरण है उसको हम पर्यावरण बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं, क्योंकि वहां का जो वातावरण जो है, इन्वायरमेंट है, वो हमें प्रभावित करता है और हम उसको प्रभावित करते हैं। यदि हम सिंपल भाषा में बात करें तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इज द फिजिकल एज वेल एज कल्चरल एस्पेक्ट विच अफेक्ट द ह्यूमन और अफेक्टेड बाय द ह्यूमन, यानी कि जो पर्यावरण है वो हमारे वहां का भौतिक और जो सांस्कृतिक जो आवरण है वो मनुष्य को प्रभावित करता है और बदले में मनुष्य भी उसको प्रभावित करता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो हमारे चारों ओर का जो वातावरण है जिसमें हम रह रहे हैं, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो कल्चरल है, चाहे वो किसी प्रकार का, चाहे वो सोशल इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं या जिस जगह पर हम रह रहे हैं, उनका चारों ओर का जो वातावरण है वो हमें उसको हम जानते हैं इन्वायरमेंट के नाम से। यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन देखेंगे। द इन्वायरमेंट मे बी डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशन एंड इन्फ्लुएंस अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट जो है एक क्या है? एग्रीगेट ऑफ टोटल एक्सटर्नल। एग्रीगेट ऑफ टोटल एक्सटर्नल का मतलब है कि ये चारों ओर की हमारी, यानी कि बाहर का जो भी आवरण है उसका एग्रीगेट, यानी कि उनका जो समन्वय यदि हम बात करें, उसका टोटल यदि हम उस आसपास की इन्वायरमेंट की बात करें तो एग्रीगेट ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशन, जो भी हमारी जो अवस्थाएं हैं जिस इन्वायरमेंट में या जिस समाज में जहां पर हम रह रहे हैं, वहां की जो भी हमारी जो दशाएं हैं, कुल जो दशाएं हैं, एंड इन्फ्लुएंस और अफेक्टिंग, जो प्रभावित करती है, प्रभाव डालती है द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव के ऊपर, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उसके ऊपर वहां के चारों ओर की जो दशाएं होती है उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं, यानी कि पर्यावरण जिसको हम बोलते हैं। अब पर्यावरण की हम थोड़ी और बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पर्यावरण के अंदर भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ये सारी की सारी जो दशाएं आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरमिक्सिंग होती है कि एक दूसरे का आपस के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऑल द फिजिकल एज वेल एज कल्चरल एलिमेंट्स आर इंटरेक्टिंग टू ईच अदर एंड अफेक्टिंग टू ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट भी कर रही है और एक दूसरे को प्रभावित भी कर रही है। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति जहां पर हम रह रहे हैं, हम जिस जगह पर रह रहे हैं वहां पर हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं और उस इन्वायरमेंट से प्रभावित होते हैं। जैसे कि जो लोग मैदानी एरिया के अंदर रह रहे हैं, पहाड़ी एरिया के अंदर रह रहे हैं, पठारी एरिया के अंदर रह रहे हैं, वो वहां की जो इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि भौतिक इन्वायरमेंट है, उनसे प्रभावित होते हैं, बदले में उसको प्रभावित भी करते हैं। यदि हम फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें, फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब वहां की जो क्लाइमेट है, वहां की क्लाइमेट कैसी है, क्लाइमेट की यदि हम बात करें
वहाँ की जलवायु, वहाँ का रिलीफ यानी कि धरातल की हम बात करें, ठीक है, वहाँ का रिलीफ कैसा है, तो ये सब जो चीजें हैं, वहाँ की सॉइल की बात करें, मिट्टियों की बात करें, वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, प्राकृतिक वनस्पति की बात करें, तो ये हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं। तो यदि हम आगे थोड़ा इसमें चलते हैं तो ये इस प्रकार से एक सिस्टम बन जाता है, एक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है कि हमारे जो बायोलॉजिकल यानी कि बायोटिक और एबायोटिक, जिसको हम एबायोटिक की बात करें तो भौतिक और बायोटिक की बात करें तो हम जो हमारे जो प्लांट्स और लाइफ है, दे ऑल आर इंटरेक्टेड विद ईच अदर, यानी कि जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, जिसमें एनिमल्स भी आते हैं। ये फाउना यानी कि ये बायोटिक है क्योंकि इनमें जीवन पाया जाता है। और एबायोटिक जैसे कि क्लाइमेट, रिलीफ, सॉइल, ये हमारे जो स्टोन वगैरह है, ये हमारे लिए एबायोटिक, एयर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एबायोटिक और बायोटिक आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो वो जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। Ecosystem is a system which consists the interaction between the biotic and abiotic component, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक, जिसको हम हिंदी में जैविक और अजैविक के नाम से जानते हैं, तो उनका जो इंटरेक्शन होता है वही क्या है, एक इकोसिस्टम है, जैविक और अजैविक, ठीक है। अजैविक के अंदर फिजिकल एस्पेक्ट आते हैं, जैसे कि जलवायु है, मिट्टियां है, धरातल है, ये हवा है, ये। और जैविक के अंदर हमारे जो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्राणी या ऐसे कंपोनेंट जिसके अंदर जीवन पाया जाता है। तो ये जैविक और अजैविक है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसी की इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब आगे यदि हम बात करें कि इकोसिस्टम जो है, सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है वो हमारा है बायोस्फीयर, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ बायोस्फीयर, जिसको जीव मंडल बोलते हैं, जीव मंडल। ये जीव मंडल है क्या, हम बात करते हैं जीव मंडल है क्या। जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर एक ऐसा इंटरेक्शन एरिया है बिटवीन हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमोस्फीयर, यानी कि हमारा वायुमंडल, जलमंडल और हमारा जो धरातल यानी कि स्थल मंडल, जहां पर वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। अब ये इंटरेक्शन कहाँ होता है, ये धरातल के नीचे भी हो सकता है, ये हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर भी हो सकता है, और ये पानी के अंदर भी हो सकता है, जहां तक हमें जीवन पाया जाता है। हम पानी के अंदर देखते हैं कि बहुत सारी मछलियां हमें देखने को मिलती है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहां पर भी हमें बहुत सारे बर्ड्स ऊपर में फ्लाई करते हुए दिखते हैं। धरातल के अंदर भी जब हम धरातल को खोदते हैं, डिगिंग आउट करते हैं, तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु देखने को, इसका मतलब वहां पर भी लाइफ है। तो बायोस्फीयर का मतलब ये कि जहां तक हमें लाइफ मिलती है, द नैरो जोन बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर द लाइफ एग्जिस्ट, यानी कि जहां पर हमें जीवन पाया जाता है वो एक स्थान जहां पर स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं और जो जीवन को प्रदान करते हैं, यानी कि जहां पर हमें जीवन पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। तो बायोस्फीयर इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे बड़ा जो है बायोस्फीयर एक इकोसिस्टम है, सबसे बड़ा। फिर दूसरी यदि हम और सिस्टम की बात करें तो अलग अलग हो सकता है, वो एक पॉन्ड का भी इकोसिस्टम हो सकता है, एक रिवर का इकोसिस्टम हो सकता है, एक फॉरेस्ट एरिया का, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो एरिया है उनका इकोसिस्टम अलग हो सकता है, एक विलेज का अलग सिस्टम हो सकता है, एक प्लेट्यू का अलग सिस्टम हो सकता है। बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन सबसे जो बड़ा सिस्टम है वो हमारा है बायोस्फीयर, जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों आपस में मिक्सअप होते हैं, जहां हमें जीवन पाया जाता है, वो एरिया बायोस्फीयर कहलाता है। अब यदि हम इसमें बात करते हैं इसमें नेचर ऑफ इन्वायरमेंट की, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नेचर ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण की, यदि हम प्रकृति की बात करें, पर्यावरण की प्रकृति की बात करें तो इसमें
दो फैक्टर्स आते हैं, एक तो फिजिकल फैक्टर और एक बायोलॉजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर यानी कि भौतिक कारक, उसको हम बात करते हैं। इसमें आते हैं हमारे एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर मिट्टी है, ये जो जलवायु है या धरातल है या इस प्रकार से जल है, हवा है, ये हमारे इसके अंदर आते हैं एबायोटिक फैक्टर, क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है वो उन एबायोटिक फैक्टर से मिलकर बनता है। दूसरा हमारा इसमें आता है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें बायोटिक, जिसमें लाइफ जिसमें पाई जाती है। इसके अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर हमारा आता है फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना यानी कि इसमें वनस्पति जात और प्राणी जात। प्राणी जात में फिर ह्यूमन बींग्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, अलग अलग प्रकार के जिसमें जीवन पाया जाता है। और फ्लोरा के अंदर अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, सर्प्स है, झाड़ियां हैं, ये सारे के सारे जिसमें जीवन पाया जाता है वो हमारे बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट की नेचर के अंदर आती है। तो यहाँ समझने की बात है कि जो हमारे फिजिकल फैक्टर और बायोलॉजिकल जो फैक्टर है, इनका जो इंटरेक्शन होता है वही हमारे इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, वही हमारे इन्वायरमेंट को बनाता है। तो इस हिसाब से हम इसमें आगे और डिस्कस करेंगे कि जो हमारा बायोस्फीयर है, यदि हम इसमें थोड़ा और फर्दर इसमें बात करें तो इसमें मैंने बताया आपको लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आता है, ये तीन चीजें इसके अंदर आती है। अब यदि हम आगे इसको थोड़ा और फर्दर क्लासीफाई करें तो इसमें जैसे कि सबसे पहले लेते हैं हमारा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी कि जिसको हम हिंदी में स्थल मंडल बोलते हैं। स्थल मंडल क्या है कि जिस जगह पर हम रह रहे हैं, यानी कि धरातल का, यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी जो पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज द लिथोस्फीयर। धरातल का जो सॉलिड पोर्शन है वो हमारा क्या है, लिथोस्फीयर। अब हमें ये पता है कि पूरे अर्थ को यदि हम डिवाइड करें तो उसके 71% पर तो वाटर बॉडीज है और 29% के ऊपर क्या है, धरातल है। 29% पे धरातल और 71% के अंदर इसमें क्या आता है, वाटर, ठीक है। इसमें आता है हमारा जलमंडल, इसको हम बोलते हैं जलमंडल। तो स्थल मंडल की यदि बात करें तो फिर आगे स्थल मंडल है, यदि हम धरातल से पृथ्वी के अंदर तक जाने की कोशिश करते हैं, यदि इसका इंटीरियर पार्ट हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि धरातल का जो पार्ट है वो आगे 3 लेयर्स के अंदर जो है बटा हुआ है। यहाँ पर डिटेल में आप उसको ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी 3 लेयर्स है। ये 3 लेयर इस प्रकार से है, जिसमें पहली इसको हम बोलते हैं क्रस्ट यानी कि भूपर्वती, जिसको हम हिंदी में सियाल भी बोल सकते हैं इसको, सियाल। ये हमारा है सीमा और ये है नीपे। इनको बात करेंगे अभी। क्रस्ट इसको बोलते हैं मेंटल और ये है कोर। यानी कि यदि हम धरातल के ऊपरी पार्ट से लेकर पृथ्वी के आंतरिक भाग तक जाते हैं, इसके सेंटर तक जाते हैं, तो हमें 3 अलग अलग लेयर देखने को मिलती हैं। जो फर्स्ट लेयर है वो है हमारी क्रस्ट, जिसको क्रस्ट बोलते हैं। इसको सियाल भी बोला जाता है। सियाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि मोस्टली जो क्रस्ट है इज मेड बाय द सिलिका और एल्यूमिनियम। SI मतलब सिलिका, AN मतलब एल्यूमिनियम, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सियाल। दूसरी जो हमारी जो है इसको मेंटल हम बोलते हैं, ये सीमा। ये सिलिका और मैग्नीशियम, यानी कि इसके अंदर जो है सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है, मेजोरिटी पाई जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। तो थर्ड वन हमारी है, ये है निकिल और फेरस, यानी कि इसके अंदर जो हमें हैवी मटेरियल्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर जो लोहे के जो तत्व होते हैं, निकिल और फेरस, इसलिए इसका नाम जो है निफे पड़ा है। तो ये स्थल मंडल का, यानी कि यदि हम बात करें तो ये अलग अलग से हमारी 3 इसके अंदर लेयर पाई जाती है। इसी प्रकार से फिर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा जो वायुमंडल है उसको भी हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर यानी कि धरातल से यदि हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर भी हमें अलग अलग लेयर देखने को मिलती है। उन लेयर की बात करें तो सबसे पहले हमारी है इसके अंदर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इसको क्षोभ मंडल बोलते हैं, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ये धरातल के समुद्र तल से लेकर यदि हम बात करें तो इसकी लगभग ऊंचाई 8 से लेकर 16 किलोमीटर के बीच में पड़ती है। दूसरी जो हमारी इसके अंदर आती है वह स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग जो है 20 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। इसी के अंदर हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है जो कि 30 से लेकर 50 किलोमीटर की हाइट पर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यदि इसके अंदर हम बात करें तो मेसोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल। थर्ड जो हमारा इसके अंदर आता है मेसोस्फेयर, मध्य मंडल, मध्य, ठीक है। ये है समताप मंडल, समताप, ठीक है, मध्य मंडल। चौथी हमारी इसके अंदर आती है हमारी आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, आयन मंडल जिसको बोलते हैं, आयनोस्फेयर, ठीक है, आयन मंडल, ठीक है। और लास्ट पांचवी जो हमारी इसके अंदर आती है एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर यानी कि बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। ये 5 लेयर हमें एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलती है जिसमें अलग अलग प्रकार की मौसमी जो घटनाएं हैं वो होती है। इसी प्रकार से यदि हम हमारा जो हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हाइड्रोस्फीयर में भी अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। इसके अंदर जो है जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है, वाटर बॉडीज है, इसके अंदर हमारा एक आता है हाइड्रोस जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल, जल चक्र, कई इसके नाम है। क्योंकि जो हाइड्रोस्फीयर है उसको हम फिर आगे जो है फर्दर 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर यदि बात करें हाइड्रोस्फीयर की, हाइड्रोस्फीयर, तो हाइड्रोस्फीयर के अंदर हमें ये पता है कि जो जल है वो भी जो है लगभग 98% जो जल है वो समुद्रों के अंदर है, यानी कि खारे जल के रूप में है। और बाकी जो 2% की यदि बात करें तो वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में कुछ फ्रोजन में है, कुछ गैसियस में है, कुछ लिक्विड अवस्था के अंदर में पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनको क्या है, साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, यानी कि इसमें समुद्री जल और ताजे जल, इसको भी फिर आगे हम क्या है ताजे जल की यदि बात करें तो इसको स्टैटिक और मूवेबल, यानी कि स्टैटिक्स में क्या होता है स्थिर और मूवेबल में गतिमान। स्थिर में क्या है, एक तो स्टैटिक जो होती है और एक है मूवेबल, ठीक है। स्थिर और गतिमान जिसको हमने स्टैटिक या स्टेगनेंट इसको बोल सकते हैं, स्टेगनेंट, ठीक है, स्टेगनेंट। इसके अंदर जैसे कि कुओं के अंदर, तालाब के अंदर, झीलों के अंदर जो जल होता है उसको स्टेगनेंट बोलते हैं क्योंकि वो स्थिर रहता है। और मूवेबल में यदि बात करें कैनाल है, रिवर है, उसमें पानी है जो चलता रहता है। इस प्रकार से ये तीनों हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये सब मिलकर क्या करते हैं, बायोस्फीयर का ओरिजिन करते हैं जहां पर हमें जीवन देखने को मिलता है, जीवन पाया जाता है। तो ये इसके अंदर चीजें थी। इसके बाद में हम इसमें बात करें और जो हमारा इसके अंदर आता है कि नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। नेचर की अभी हमने डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर बात करें तो इसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल, ये 2 चीजें इसके अंदर आते हैं। फिजिकल में अभी हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल के अंदर वो चीजें आती हैं जो कि नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है, नेचर के द्वारा। इसके अंदर ज्यादातर हमें यदि हम देखें तो इसमें जो भी कंपोनेंट है वो हमें एक ठोस अवस्था मिलेंगे, गैस अवस्था मिलेंगे और लिक्विड अवस्था के अंदर मिलेंगे, जिनको हमने बोला है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। ये चीजें इसके अंदर आती हैं। बायोलॉजिकल की हम बात करें तो इसके अंदर वो चीजें आती हैं जो हमारा फ्लोरा एंड फाउना है, जिसमें वनस्पति जात और प्राणी जात, ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां, अलग अलग प्रकार के जो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, वो सब मिलकर इन्वायरमेंट को
क्रिएट करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट का मतलब ही क्या है कि फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट है वो आपस के अंदर जो है इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तभी हम जो है उससे प्रभावित होते हैं। तो ये हमारे नेचर के अंदर ये चीजें इसमें आ सकती हैं। इसके अंदर हम फिर और यदि हम थोड़ा सा आगे इसमें डीपली जाते हैं तो जो फिजिकल है इसमें ये सारा का सारा जो है भौतिक जो पार्ट है वो हमारा भौतिक कल्चर से रिलेटेड है, यानी कि जो हमारा इसमें धरातल है, मिट्टी है या दूसरे एयर है, वाटर है, ये सारे के सारे मिलकर हमारे फिजिकल एस्पेक्ट या फिजिकल कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये नेचर ने में दिए। इसको नेचुरल भी बोल सकते हैं, फिजिकल भी बोल सकते हैं, इसको हम एबायोटिक भी बोल सकते हैं, एजेंट तत्व भी इसमें बोल सकते हैं। दूसरा हमारा इसके अंदर आता है और यदि हम बात करें फिजिकल, इसके साथ साथ में फिर हमारा इसमें दूसरा पॉइंट हमारा इसमें आएगा सोशल। सोशल यानी कि सामाजिक ये सब, ये सारे के सारे जो पॉइंट हम डिस्कस करें वो नेचर के अंदर ही है। नेचर ऑफ इन्वायरमेंट, नेचर प्रकृति। सामाजिक के अंदर क्या कौन आता है? मनुष्य, यानी कि जिस समाज में वो रह रहा है उसके अंदर जो बातें आती है वो हमारे, जैसे कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ के कानून है, वहाँ के नियम है, वहाँ के रीति रिवाज है, ठीक है, इन सब का हमें पालन करना पड़ता है और ये हमारे सामाजिक इन्वायरमेंट के अंदर आता है। और तीसरा हमारा इसके अंदर आता है इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक। इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक की बात करें तो अब क्योंकि मनुष्य जिस समाज के अंदर रहता है वहां पर उसको आर्थिक क्रियाएं करना जरूरी होता है। आर्थिक क्रियाएं वो कैसे कर पाता है? सामाजिक और भौतिक क्रियाओं के आपस में इंटरेक्शन होने से। जो भी हम चाहे खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं या कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं या माइनिंग कर रहे हैं, वो कब पॉसिबल होगा? वो फिजिकल इन्वायरमेंट हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है और ह्यूमन बींग्स अपनी टेक्निक से, अपने नॉलेज से उसके अंदर जो है चेंजेस करता है, तभी उसको क्या है कुछ इनकम प्राप्त होती है। और ये इस प्रकार से आर्थिक क्रियाएं जिसके अंदर हम अपने रहने के लिए मकान बनाते हैं या जो भी हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं, ऊर्जा को हम तैयार करते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ इंडस्ट्री लगाना है, एग्रीकल्चर करना, ये हमारे जो है इसके साथ साथ में नेचर में हमारा इस इकोनॉमिक फैक्टर आता है, क्योंकि इनके इंटरेक्शन से ही ये तीसरा जो फैक्टर है तैयार होता है। तो ये इसके अंदर था नेचर के अंदर। अब हम इसमें बात करते हैं स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि स्कोप की यदि बात करें, यहाँ पर ये जो पॉइंट है स्कोप, यानी कि इसका जो क्षेत्र है, यदि हम क्षेत्र की बात करें, पर्यावरण का क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र के अंदर हम किन किन चीजों को इंक्लूड करेंगे जो पर्यावरण के अंदर आती है। तो सबसे पहले बात करें इसके अंदर जो क्षेत्र की बात करें, इसके अंदर हम अलग अलग तीन मंडल जैसे लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इनको तो इंक्लूड करते ही करते हैं। इसके साथ में और किन चीजों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम आता है। इकोलॉजिकल सिस्टम, ये आप पॉइंट के रूप में इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिक जो तंत्र है हमारा, इसके अंदर आता है जिसमें मानव और पर्यावरण एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसी को हम इकोलॉजिकल जो सिस्टम बोलते हैं, और जिससे पर्यावरण के अंदर कुछ चेंजेस भी आता है। दूसरा हमारा इसके अंदर आता है इकोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है, इकोलॉजिकल एनालिसिस यानी कि विश्लेषण, एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस की बात करें तो हम उन प्रभावों को बात करते हैं जो कि उस पर्यावरण के अंदर जो है परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है कि भौतिक प्रदेश के जो जिस भौतिक प्रदेश में हम रह रहे हैं वहाँ के जो तत्व और जो मनुष्य है, मनुष्य के बीच में जो जैविक और अजैविक जो क्रियाएं होती है, या उनका यदि बात करें उनका जो रिलेशन है, ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम क्या विश्लेषण के अंदर लेते हैं। फिर हमारा इसके अंदर आता है स्पेशियल सिस्टम, यानी कि स्थानिक सिस्टम, स्पेशियल सिस्टम, स्थानिक सिस्टम की हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है पूरा एक भौगोलिक प्रदेश आता है, और वहां पर जो हमारे जितने भी जो भौगोलिक प्रदेश है उसमें जो भी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो तत्व होते हैं
वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी कि एक प्रदेश का जो पर्यावरण है दूसरे प्रदेश के पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो यहाँ इसके अंदर हम लेते हैं स्पेशियल सिस्टम, यानी कि एक जो प्रदेश है और दूसरा जो अलग प्रदेश है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, चाहे वो प्रदेश नेचुरल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर जो है स्पेशियल एनालिसिस। तो एनालिसिस की हम बात करें तो हम ये देखेंगे जिस प्रकार से इकोलॉजिकल सिस्टम था, इकोलॉजिकल एनालिसिस था, इसी प्रकार स्पेशियल सिस्टम है, स्पेशियल एनालिसिस है। तो एनालिसिस की हम बात करें एनालिसिस, तो इसके अंदर हम उन तत्वों को खोजते हैं जो दो प्रदेशों के बीच में डिफरेंट पैदा करते हैं। क्यों वो एक दूसरे से अलग है, ठीक है, किस प्रकार से वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि एक रीजन दूसरे रीजन से किस मामले में अलग है, ठीक है, उन तत्वों को हम इसमें खोजने की कोशिश करते हैं और इसके द्वारा फिर हम इसके अंदर जो है उन विभिन्नताओं को यानी कि उन डिफरेंसेस को हम जानने की कोशिश करते हैं जो उन दो रीजन के बीच में डिफरेंस पैदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ में हम क्या है स्टडी ऑफ बायोस्फीयर, इसके अंदर एक बात करते हैं स्कोप की, तो स्टडी ऑफ बायोस्फीयर की बात करते हैं। अभी मैंने बताया आपको बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पर बहुत भौगोलिक और ये हमारे जितने भी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जहाँ पर इंटरेक्शन करते हैं, जहाँ पर जीवन पाया जाता है, उसी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। इस बायोस्फीयर की स्टडी भी हम क्या है इस इन्वायरमेंट के अंदर करते हैं, तो ये भी हमारे इस स्कोप के अंदर एक पॉइंट है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं स्टडी ऑफ नेचुरल डिजास्टर यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा पड़ना है, बाढ़ आना है, अर्थक्वेक आना है, वैल्केनिक इरप्शन होना है, ये सारी की सारी चीजें हैं, सॉइल इरोजन है। तो ये हम नेचुरल जो डिजास्टर है इन बातों का भी हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, इस इन्वायरमेंट के स्कोप के अंदर ये पॉइंट आते हैं। तो ये थे कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हमारा स्कोप, इसके अंदर हम विषय क्षेत्र की बात करें कि इन्वायरमेंट का विषय क्षेत्र कितना बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पूरे अर्थ से रिलेटेड चीजें इसके अंदर आती है और हम पूरे पर्यावरण को समझने की कोशिश करते हैं। जब पर्यावरण की बात आती है तो उसमें सामाजिक और जो हमारे भौतिक कारक सारे आते हैं, उसके अंदर हमारा पूरा जो अर्थ जो है, पूरे अर्थ की एक्टिविटीज, पूरा अर्थ इसके अंदर सम्मिलित हो जाता है। इंपॉर्टेंस की बात करें हम, इसमें लास्ट हमारा पॉइंट रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण जो विज्ञान है या पर्यावरण की महत्ता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस में जैसे कि हमने ये चीजें जानने की कोशिश की, तो इसी को हम इंपॉर्टेंस के रूप में ले सकते हैं। इसमें क्या है कि हमें अलग अलग प्रकार के नदी, नालों, पर्वतों, वनों, इन सब का ज्ञान होता है सबसे पहले। तो उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें कि इन्वायरमेंट के प्रति हम अवेयर होते हैं। अवेयर यानी कि हम जो जागृत होते हैं, अभी पर्यावरण को हमें स्वस्थ रखना है तो हम किस प्रकार से रख पाते हैं, वो कौन कौन सी और बातें होंगी जो इन्वायरमेंट को मतलब क्लीन करने में या उसको मतलब सुरक्षित रखने में योगदान दे सकते हैं। तो इन बातों का अध्ययन भी हम इम्पोर्टेंस के अंदर पढ़ते हैं। और इसमें बात करें कि यदि हम आजकल हमें पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, तो ये पर्यावरण प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, इनके कारणों को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें बात करते हैं टू नो अबाउट इन्वायरमेंट। आज की यूटीएस और इन्वायरमेंट पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनके कोजिस क्या क्या है उनको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हम बात करते हैं कि जो नेचुरल एलिमेंट है, नेचुरल एलिमेंट इनके बारे में जानते हैं। नेचुरल एलिमेंट जैसे कि नदी, पर्वत, पठार, जल, वायु, सारे के सारे हमारे नेचुरल एलिमेंट है। इसके साथ साथ में हम बात करते हैं और तो जो इन्वायरमेंट जो है वो हमें क्या है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के प्रति अवेयर करता है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अवेयर करता है, ठीक है। और इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि हम किस प्रकार से इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। इसके साथ साथ में हम अर्बन और रूरल एरिया के अंदर, ठीक है, अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र
और रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्रिएट होती है, उनके बारे में हमें जानने का मौका मिलता है। और यदि हम बात करें तो आज जो हमारी जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या के अंदर जो वृद्धि हो रही है, उससे संबंधित कौन कौन से जो समस्याएं हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं, इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं। तो इससे क्या है, हमें अलग अलग प्रकार के जो पर्यावरण के जो पॉल्यूशन है, चाहे वो लैंड पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, या इसके साथ साथ में हमारा उसमें एयर पॉल्यूशन है, इन सब अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम जानेंगे तभी हम क्या उसके लिए कुछ काम कर पाएंगे, और तभी हमारा इन्वायरमेंट है जो सेफ रह पाएगा, हम इसको प्रिजर्व कर पाएंगे, और हमारे एक सेफ और क्लीन इन्वायरमेंट को हम क्या है क्रिएट कर सकते हैं। जब तक हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगा कि पर्यावरण क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे हमें उसको सुरक्षित रखना है, ठीक है, तो ये तभी हम समझ पाएंगे जब हमें इन्वायरमेंट का जब पूरा नॉलेज हो और उसकी इम्पोर्टेंस जब हमें पता हो। धन्यवाद, थैंक यू।